नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनीमिस्टवर्स पर, जहां आपको मिलेगा हर मैनहवा का डिटेल्ड एक्सप्लेन बिल्कुल सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में। चाहे बात हो एक्शन की, फैंटेसी एडवेंचर की या फिर उन इमोशनल मूवमेंट्स की, यहां हर कहानी होगी आसानी से समझ आने वाली और दिलचस्प ब्रेकडाउन के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने थॉट्स कमेंट में बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है एनीमिस्टवर्स। बेशर्म, मुझे नहीं पता कि तुम डरते हो या नहीं, लेकिन ये सब देख सकते हैं कि तुम में हिम्मत है या नहीं। एक बाइजू कबीले का गु अमर हंसा। उसके पास शुद्ध बाइजू रक्तरेखा थी, उसके पीछे स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू थे, यहां तक कि चूडू का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं था। फैंग युआन ने हल्के से उस व्यक्ति की ओर देखा और उसने बिना किसी डर के वापस देखा। स्पष्ट रूप से फैंग युआन द्वारा चील के घोंसले चुराने से बाइजू कबीले के साथ उसकी दुश्मनी बहुत बड़ी हो गई थी। फैंग युआन ने अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। सभी गु अमर उसकी ओर संदेह, जिज्ञासा, अनिश्चितता और प्रत्याशा आदि के साथ देख रहे थे। विशेष रूप से पास में खड़ा ज़्वे वू हैन, उसकी नजरें चमक रही थीं। लड़ाई नहीं कर रहा। मैं कैसा व्यक्ति हूं? ये कमजोर? हा, मेरे लिए कोई कदम उठाने के लायक नहीं। भविष्य में जब मेरी जीवनी लिखी जाएगी, मेरी एकांतवास के बाद पहली लड़ाई स्वर्गीय लॉर्ड बाइजू के खिलाफ होगी, लेकिन दूसरी लड़ाई इस चीज के साथ। इस तरह के छोटे मोटे ये लुई कबीले के व्यक्ति के खिलाफ जीतने में कोई भव्यता नहीं होगी। चाहे ये लुई क्यूनजिंग कितना भी खुले दिमाग का हो। उसका लहजा गुस्से से ठंडा हो गया। इतनी बकवास! तुमने इतना कुछ कहा, अगर हिम्मत है तो मेरे साथ लड़ो। तुम्हें पर्याप्त योग्यता नहीं है। फैंग युआन ने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे, सिर ऊंचा और सीना तानकर ये लुई क्यूनजिंग को खुलेआम तिरस्कार भरी नजरों से देखा। कई गु अमरों की आंखें चौड़ी हो गईं। वे वास्तव में पूछना चाहते थे, ये लुई क्यूनजिंग में योग्यता नहीं है तो फिर किसमें योग्यता है? तुम में क्या योग्यता है? मुझे सचमुच समझ नहीं आता कि तुम्हें यह आत्मविश्वास कहां से आ रहा है। तुम स्पष्ट रूप से एक राक्षसी मार्ग का अकेला खेती करने वाला हो। कौन जानता है तुम कहां से आए हो? ये लुई क्यूनजिंग का तुम्हारे साथ लड़ना तुम्हें सम्मान देना है, तुम्हें प्रदर्शन करने और कुछ गौरव प्राप्त करने का मौका देना है। लेकिन शामिल व्यक्ति फैंग युआन को स्पष्ट रूप से ऐसा कोई विचार नहीं था। अमरों ने चर्चा शुरू कर दी। स्थिति शोरगुल से गूंजने लगी। वे सभी फैंग युआन के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन फैंग युआन उनके शब्दों को अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर बाद गोंग वान टिंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो हल्के से बोली, बस करो, क्या तुम सब इस भव्य रक्त युद्ध मार्शल प्रतियोगिता को मजाक बनाना चाहते हो? धार्मिक मार्ग के अमर तुरंत चुप हो गए। गोंग वान टिंग ने फिर चूडू की ओर देखा। क्या तुम्हारे पक्ष में अब केवल उपद्रवी ही बचे हैं? इतना समय बर्बाद करने से केवल दूसरों का मजाक बनेगा। आक्रामक गोंग वान टिंग का सामना करते हुए चूडू ने जवाब नहीं दिया, बल्कि फैंग युआन की ओर देखा। फैंग युआन ने चूडू की नजर को नजरअंदाज किया और थोड़ा बगल की ओर मुड़ा, पीछे की ओर इशारा करते हुए, मैं एक पूर्व हेई कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग, जो अब बाइजू कबीले का गु अमर था, पूरी तरह से हतप्रभ हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फैंग युआन अचानक उसकी ओर इशारा करेगा। लड़ाई में जाओ। अगर वो तुम्हें हरा देता है तो इसका मतलब है कि उसमें मेरे एक बार कदम उठाने की कुछ योग्यता है। फैंग युआन का लहजा अभी भी बहुत घमंडी था, यहां तक कि उनके अपने पक्ष के गु अमरों को भी उसकी बात सुनकर दांतों में चिढ़ महसूस हुई। अमरों की नजरें इस बदनसीब व्यक्ति की ओर मुड़ गईं। इस गु अमर को तुरंत भारी दबाव महसूस हुआ। उसका गुस्सा उबल रहा था। मैंने किसका अपमान किया कि मुझे अचानक युद्ध में भेज दिया गया, और तुम मुझे आदेश क्यों दे रहे हो? मैं बाइजू कबीले का गु अमर हूं, यहां तक कि डोमिनेशन अमर चूडू भी मेरे साथ केवल चर्चा कर सकते हैं। तुम, एकमात्र दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग, मुझे आदेश कैसे दे सकते हो? इस गु अमर ने मना करने का फैसला किया था, लेकिन फिर उसने अन्य अमरों की चर्चाएं सुनी। उदाहरण के लिए, ये लुई क्यूनजिंग इतना मजबूत है, उसने लगातार 4 लोगों को हरा दिया है। अब इस व्यक्ति को लड़ने के लिए भेजना, क्या ये दुश्मन को और युद्ध उपलब्धियां हासिल नहीं करने देना है? ये व्यक्ति तो केवल एक छोटा मोटा किरदार है। ये लुई क्यूनजिंग आसानी से इस जैसे 2 को हरा सकता है। वो हेई कबीले का गु अमर है, हालांकि उसका उपनाम अब बाइजू हो गया है। क्या वो वास्तव में हुआंग जिन रक्त रेखा के गु अमर के साथ मरने तक लड़ सकता है? वाह! जब ये चर्चाएं इस गु अमर के कानों में गूंजी तो उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसके पास युद्ध में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने फैंग युआन को गुस्से से घूरा। दुर्भाग्य से फैंग युआन पहले ही मुड़ चुका था, उसकी पीठ उसकी ओर थी। बाइजू कबीले का गु अमर गुस्से और अपमान से भरा था, लेकिन उसे झुकना पड़ा और मंच पर उड़ान भरनी पड़ी। युद्ध में कुछ भी असामान्य नहीं था। ये गु अमर स्पष्ट रूप से ये लुई क्यूनजिंग से कमजोर था। 10-15 चालों के आदान प्रदान के बाद वो हार गया। मुझे आशा है कि एल्डर लियू गुआन यी अब लड़ेंगे और हमें प्रबुद्ध करेंगे। ये बाइजू गु अमर अपनी चोटों के साथ वापस आया और उसके पहले शब्द फैंग युआन के लिए व्यंग्यात्मक थे। फैंग युआन ने हंसकर कहा,
तुम बहुत कमजोर हो। बाई ज़ूगू अमर ने अपने गुस्से को दबाया। मैं वास्तव में बहुत कमजोर हूं। एल्डर को अपनी दिव्य शक्ति दिखानी चाहिए। फैंग युआन के अगले शब्दों ने उसे लगभग भड़का दिया। तुम जैसे कमजोर के साथ इतना समय लड़ने में, मुझे स्वीकार करना होगा कि मैंने उस ये लुई क्यूनजिंग को बहुत अधिक आंका था। अब मुझे उसके साथ लड़ने में कोई रुचि नहीं है। तुम। बाई ज़ूगू अमर इतना दब गया कि वो बोल नहीं सका। अमरों की फैंग युआन की ओर नजरें भी धीरे धीरे बदल रही थीं। ज़ुएवू हेन का चेहरा और भी स्पष्ट था। उसने फैंग युआन को गहरे संदेह के साथ देखा। तो ये बात थी, तथाकथित चू संप्रदाय का दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग सिर्फ एक दिखावटी है। ये लुई क्यूनजिंग ने तिरस्कार किया। उसका तिरस्कार चूडू के पक्ष के गु अमरों के लिए कटु था। लॉर्ड डोमिनेशन अमर, क्या आपने उसे कभी कोई कदम उठाते देखा है? ये लुई जियाओ जिन ने भी जोड़ा। चूडू चुप रहा। उसने फैंग युआन के अजीब व्यवहार को भांप लिया था, लेकिन इंतजार करने और देखने का फैसला किया। एल्डर लियू गुआन यी, अगर तुम्हें वास्तव में कौशल है तो जाओ और उसे मार डालो। उस बाई जू कबीले के गु अमर ने तिरस्कार किया। फैंग युआन ने हल्के से सिर हिलाया, बेशर्मी से डींग मारते हुए। तुम मेरी शक्ति को कैसे समझ सकते हो? यही कारण है कि तुम में कभी मेरे जैसे विशेषज्ञ बनने की आशा नहीं होगी। ये लुई क्यूनजिंग ने अपनी आस्तीन झटकी और चला गया। वो जानता था कि फैंग युआन को लड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। वास्तव में लगातार 5 लोगों से लड़ने के बाद वो वास्तव में थकान महसूस कर रहा था। उसकी अमरसार खपत अभी भी ठीक थी। मुख्य बात यह थी कि उसका दिमाग बहुत थक गया था। उसे तारा के टुकड़े लेते और जाते हुए देख चूडू के पक्ष के कई लोगों ने राहत की सांस ली। ये लुई जियाओ जिन भी बहुत खुश था, क्योंकि उसने सिर ऊंचा किया और गोल्डन डॉन हॉल के प्रवेश द्वार पर ये लुई क्यूनजिंग का स्वागत करने के लिए दौड़ा। वे कैसे जान सकते थे कि फैंग युआन बोलेगा, देखो वो वास्तव में मुझसे डरता है। भले ही मैं युद्ध में नहीं उतरा, वो डर रहा था। अब वो अपनी शांति बनाए रखने में असमर्थ है और उसे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये लुई क्यूनजिंग के कदम थोड़ा रुके। ज़ुएवू हेन की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसने फैंग युआन को देखा और सोचा, इस दुनिया में वास्तव में इतना बेशर्म व्यक्ति है। इसने वास्तव में मेरी आंखें खोल दी। भाई चू ने वास्तव में इस व्यक्ति को दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग का दर्जा दिया। शायद उनकी समझदारी कम हो गई है। ये लुई जियाओ जिनका मुंह गुस्से से लगभग टेढ़ा हो गया। इसके विपरीत ये लुई हुई होंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और फैंग युआन को देखना शुरू किया। ये लुई क्यूनजिंग ने सिर हिलाया, फैंग युआन की ओर बिना देखे चला गया। फैंग युआन जोर से हंसा। ये लुई क्यूनजिंग, तुम्हारी 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को लानत। पूरी सभा चुप हो गई। फिर अचानक हंगामा मच गया। तुम्हारा रवैया कहाँ है? कहाँ है? गु अमरों ने मन ही मन चिल्लाया। किसने सोचा होगा कि सुंदर दिखने वाला फैंग युआन सार्वजनिक रूप से गाली देगा? भले ही वे अपनी जान की बाजी लगा रहे हों, गु अमर हमेशा अपनी शालीनता बनाए रखते थे। आखिरकार वे सभी खुद को धार्मिक मानते थे। इस तरह सबके सामने गाली देना वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ देना था। उसके अच्छे लुक्स बेकार हैं। एक गु अमर ने फैंग युआन को देखा, बार बार सिर हिलाते हुए। निस्संदेह फैंग युआन ने पहली नजर में अमरों पर जो अनुकूल प्रभाव डाला था, वो अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फैंग युआन ने दुष्टता से हंसा, अचानक युद्ध मंच की ओर चलते हुए। ये लुई जो भी हो, मैं यहां हूं। क्या तुम मेरे साथ लड़ना नहीं चाहते थे? ये लुई क्यूनजिंग रुका और पीछे की ओर देखा। पूरे दृश्य का माहौल बदल गया। गोल्डन डॉन हॉल के अंदर ये लुई हुई होंग सीधे बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था। क्यूनजिंग, सावधान, ये व्यक्ति कुछ छल कर रहा है। वापस आ जाओ। फैंग युआन का पहले और बाद का रवैया ये लुई हुई होंग को यह एहसास करा गया कि कुछ गड़बड़ है। फैंग युआन जोर से हंसा। कायर चूहा, ये लुई कबीला कायरों से बना है। तुम सब नाजायज हो। हर तरह के अपमानजनक शब्द एक के बाद एक निकले। अमर सुनते हुए स्तब्ध रह गए। चूडू अपना चेहरा ढकना चाहता था। फैंग युआन में जरा भी शालीनता नहीं थी। वो चू संप्रदाय की छवि को नष्ट कर रहा था। एक चूहे की गोली पूरे बर्तन के सूप को खराब कर देती है। ये पहली बार था जब चूडू ने फैंग युआन को शामिल करने के अपने फैसले पर पुनर्विचार किया। क्या ये सही था? लेकिन कोई कुछ भी कहे, फैंग युआन की उकसाहट प्रभावी थी। धार्मिक मार्ग कुछ मामलों में राक्षसी मार्ग और अकेले खेती करने वालों की तुलना में आसान था, विशेष रूप से जब बात प्रतिष्ठा की हो। जब ये कबीले और रक्तरेखा से संबंधित हो, भले ही कोई अंदर से परवाह न करे और दूसरों की गालियों को नजरअंदाज करने को तैयार हो, लेकिन जनता के सामने, इतने सारे बाहरी लोगों के सामने, ये एक अलग स्थिति बन जाती थी। रक्तरेखा और रक्त संबंधों से बंधी सुपर शक्तियां अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा की रक्षा करती थीं और उसे बहुत महत्व देती थीं। ये उनकी मूल नैतिक दर्शन शास्त्र था। क्यूनजिंग, वापस आ जाओ। मैं स्वयं इस चू संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग के कौशल का सामना करूंगा। ये लुई हुई होंग खड़े हो गए। फैंग युआन को अनिवार्य रूप से अंदर से निराशा हुई, लेकिन सतह पर वो हंसा। ये लुई क्यूनजिंग, अब भागने का समय है। ये लुई क्यूनजिंग ने ये लुई हुई होंग की ओर हाथ हिलाया।
फैंग युआन की ओर मुस्कुराते हुए अपने सफेद दांत दिखाते हुए, जब तुम्हें लड़ने का मौका इतनी मुश्किल से मिला है तो मैं युद्ध से कैसे बच सकता हूं? बस इतना है कि मैंने लगातार 5 युद्ध लड़े हैं और मुझे थोड़ा आराम करने की जरूरत है। ऐसा अनुरोध पूरी तरह से उचित था। फैंग युआन मुस्कुराया। ये लुई क्यूनजिंग अभी भी इतना शांत रह सकता था, लेकिन उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि ये शब्द इन गुअमरों को गुस्से से उनकी तर्कबुद्धि खोने के लिए मजबूर कर देंगे। वास्तव में उसकी तंग करने वाली रणनीति ने पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। इसलिए फैंग युआन ने तुरंत अनुमति दी। जितना चाहो आराम करो, मैं तुम्हें 2 या 3 दिन देता हूं। अगर 2 या 3 दिन पर्याप्त नहीं है तो 2 या 3 साल ले लो। हा हा हा। हा हा, 1 घंटा काफी है, ये लुई क्यूनजिंग ने दांत पीसते हुए मुस्कुराया। फैंग युआन वास्तव में घृणित था। ये लुई क्यूनजिंग स्वाभाविक रूप से बहुत गुस्से में था, लेकिन वो अपनी स्थिति से भी बहुत अवगत था। उसकी अमर सार खपत ज्यादा नहीं थी और उसके पास अभी भी बहुत भंडार बचा था। 1 घंटे का आराम मुख्य रूप से उसकी मानसिक ऊर्जा को बहाल करने के लिए था। उसके पास इसके लिए अपनी विधियां थीं और 1 घंटे बाद वो पूरी तरह से अपनी शीर्ष स्थिति में लौट सकता था। उस समय वो इस लियू गुआन यी को अपनी शक्ति का स्वाद चखाएगा। ये 1 घंटा गुअमरों के लिए कुछ असहनीय प्रतीत हुआ। अंततः ये लुई क्यूनजिंग ठीक हो गया और मंच पर चला फैंग युआन के सामने खड़ा हुआ। लियू गुआन यी, मैं? ये लुई क्यूनजिंग अभी बोलने ही वाला था कि फैंग युआन के शरीर से अचानक चमकदार चांदी की रोशनी फूटी। अगले ही पल एक चांदी रंग का प्राचीन तलवार ड्रैगन उस रोशनी से बाहर निकला। उसका एक तेज ड्रैगन सींग था। उसका मुंह चौड़ा खुला था, जिसमें तेज दांतों की घनी पंक्ति दिख रही थी। कितना नीच! उसने वास्तव में छल से हमला किया। धार्मिक मार्ग के अमरों ने एक साथ गाली दी। प्राचीन तलवार ड्रैगन पहले ही ये लुई क्यूनजिंग के करीब पहुंच चुका था। ये लुई क्यूनजिंग को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि उसने तेजी से पीछे हटना शुरू किया। ये बेशर्म आदमी! उसने मन ही मन गाली दी। उसे फैंग युआन के कार्यों की उम्मीद नहीं थी। हर बार जब उसे लगता था कि फैंग युआन बेशर्म है, फैंग युआन के अगले कार्य बेशर्मी को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर देते थे। सौभाग्य से ये लुई क्यूनजिंग पूरे समय सतर्क था और समय पर प्रतिक्रिया दी। एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। फैंग युआन और ये लुई क्यूनजिंग के बीच की दूरी तेजी से कम हो रही थी। अमरों ने अपनी सांसें रोक ली। ये लुई जियाओ जिन भी अनजाने में खड़ा हो गया, चिंता के साथ ये लुई क्यूनजिंग को देखते हुए। हालांकि ये लुई हुई होंग अपनी सीट पर स्थिरता से बैठे रहे। उन्हें ये लुई क्यूनजिंग के तुरुप के पत्तों की बेहतर समझ थी और उन्हें नहीं लगता था कि ये लुई क्यूनजिंग अभी खतरे में है। तो वो प्राचीन तलवार ड्रैगन परिवर्तन का अभ्यास करता है, चूडू ने सोचा। प्राचीन तलवार ड्रैगन क्षमता के आधार पर ये अभी भी मेरे स्वर्ग निगलने वाले हाउंड से कमतर है। अमर वांग ने दांत पीस लिए। उसने आखिरकार कदम उठाया। यही कई गु अमर सोच रहे थे। जाओ! पीछे हट रहे ये लुई क्यूनजिंग ने अचानक पुकारा, हल्के से हमला करने वाले प्राचीन तलवार ड्रैगन की ओर धक्का देते हुए। तुरंत उसका पूरा हाथ शानदार नीली रोशनी उत्सर्जित करने लगा। एक तारा का टुकड़ा नीली रोशनी से निकला और उल्का की तरह की गति के साथ फैंग युआन से टकराया। फैंग युआन ने आकाश की ओर दहाड़ा और फिर अचानक हिला। पूरा प्राचीन तलवार ड्रैगन हवा में एक सुंदर चाप बनाते हुए आने वाले तारा के टुकड़े को चतुराई से पार करते हुए लगभग उसे छूते हुए निकल गया। जब गु अमरों ने यह दृश्य देखा, हालांकि उनकी फैंग युआन के बारे में बहुत खराब राय थी, कई लोग मन ही मन प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सके, क्योंकि उन्हें लगा कि फैंग युआन ने प्राचीन तलवार ड्रैगन परिवर्तन में पहले से ही कुशलता का स्तर हासिल कर लिया था। ऐसी नियंत्रण क्षमता से ऐसा लगता था जैसे फैंग युआन अपने जीवन की शुरुआत से ही प्राचीन तलवार ड्रैगन हो। अच्छा नहीं, अमर वांग ने अचानक कहा। लगभग उसी समय ये लुई क्यूनजिंग ने देखा कि फैंग युआन इस तारा के टुकड़े को पार कर गया और उसके होठों का कोना थोड़ा ऊपर उठा। पिंग! एक तेज आवाज गूंजी। फैंग युआन की ड्रैगन पूंछ झूल गई, जिसने उस तारा के टुकड़े को सीधे तोड़ दिया जिसे वो पार कर चुका था। प्राचीन तलवार ड्रैगन जिसमें फैंग युआन बदल गया था कि पूंछ इसके पंजों की तुलना में अधिक भयानक थी। इसकी पूंछ सीधे डार्क इंकस्टोन को तोड़ सकती थी। इस तारा के टुकड़े की तो बात ही छोड़ दें। ऐसी प्रतिक्रिया ने चूडू को भी सुखद आश्चर्य में डाल दिया। वो मन ही मन खुश था। मैंने लियू गुआन यी को जो सूचना पत्र गु कीड़ा दिया था, उसमें ये लुई क्यूनजिंग के सभी युद्ध दृश्यों का रिकॉर्ड है। इसलिए लियू गुआन यी जानता है कि उसे ये लुई क्यूनजिंग को कई तारा के टुकड़े नियंत्रित करने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जितने अधिक तारा के टुकड़े वो नियंत्रित करता है, उतना ही मजबूत हो जाता है। अंत में ये एक विशाल लाभ बन जाता है, जिसने लगातार 5 लोगों को हराया। ये लुई क्यूनजिंग को थोड़ी निराशा हुई जब उसने देखा कि फैंग युआन ने सबसे बुद्धिमानी से जवाब दिया और उसने अपनी पीछे हटने की गति को जल्दी से बढ़ा दिया। उसी समय उसने बार बार ताली बजाई। नीली रोशनी की परतें उसके दोनों हाथों को ढक रही थीं, जिनसे तारा के टुकड़े एक के बाद एक निकल रहे थे। पहले तो वे केवल अंगूठे के आकार के थे,
लेकिन जैसे ही वे हवा में चले वे अपने मूल आकार में लौट आए और तेजी से उड़ने लगे, तेज हवाएं लाते हुए। बूम बूम बूम। फैंग युआन ने अपने सींग, पंजों के साथ साथ अपने शरीर और पूंछ का उपयोग करके इन सभी तारा के टुकड़ों को नष्ट कर दिया। उसने ये लुई क्यूनजिंग को शक्ति जमा करने का कोई अवसर नहीं दिया। एक पल के लिए तारा का मलबा चारों ओर उड़ रहा था, नीली धुंध या रेत जैसे टुकड़ों में बदल रहा था जो तेज हवा के साथ बिखर रहा था, एक सुंदर दृश्य बनाते हुए जिसे वर्णन करना मुश्किल था। प्राचीन तलवार ड्रैगन के चांदी के तराजू ने भी इस सुंदरता में इजाफा किया, क्योंकि ये तारा के मलबे के बीच में चला। चूडू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली। मूल रूप से फैंग युआन ने तारा के टुकड़ों को तोड़ने का बुद्धिमानी भरा विकल्प चुना था, जो ये लुई क्यूनजिंग के अमर हत्यारा कदम की कमजोरी को लक्षित करता था। लेकिन इसके कारण ही फैंग युआन की गति में कमी आई। दोनों के बीच की दूरी ज्यादा कम नहीं हुई। पहले की छल से हमले की बढ़त अब गायब हो चुकी थी। ये लुई क्यूनजिंग ने पहले ही खुद को स्थिर कर लिया था। उसने हंसकर कहा, क्योंकि उसने अपने हाथों से तेजी से प्रहार किया। तारा के टुकड़े हर जगह उड़ने लगे, लेकिन सीधे फैंग युआन की ओर नहीं। फैंग युआन दो विकल्पों के साथ एक कठिन स्थिति में पड़ गया। अगर वो सीधे ये लुई क्यूनजिंग की ओर बढ़ता तो बाद वाला पीछे हटता और वो दूरी को जबरन कम नहीं कर पाता। उसी समय आसपास के तारा के टुकड़े बढ़ते रहते, जिससे बाद वाले को बड़ा लाभ मिलता। अगर फैंग युआन इन तारा के टुकड़ों से निपटता तो उसे चारों ओर उड़ते रहना पड़ता और वो ये लुई क्यूनजिंग की योजना में और गहराई तक फंस जाता, जिससे बाद वाले को युद्ध की स्थिति को और आसानी से व्यवस्थित करने का मौका मिलता। प्राचीन तलवार ड्रैगन ने अपनी हिचकिचाहट की स्थिति में अपनी आक्रामकता को धीमा कर दिया। इसे भापते हुए चूडू की भौहें और सिकुड़ गईं, जबकि गोल्डन डॉन हॉल के अंदर ये लुई हुई होंग मुस्कुराने लगे और उन्होंने बेहतरीन शराब का एक छोटा घूंट लिया। हालांकि फैंग युआन की हिचकिचाहट ज्यादा देर तक नहीं चली। उसने एक अच्छा अवसर खो दिया था और अब युद्ध के मैदान में दर्जनों तारा के टुकड़े थे। ये लुई क्यूनजिंग का लाभ जमा होने लगा था। फैंग युआन तारा के टुकड़ों से घिर गया था। हालांकि उसे अपने शरीर की परवाह नहीं थी और वो और भी उन्मत्त हमलों में लगा हुआ था। वो घेराबंदी की परतों को तोड़ नहीं पा रहा था। ये लुई क्यूनजिंग ने राहत की सांस ली। तारा के टुकड़े बढ़ते रहे, न केवल फैंग युआन को घेरते हुए बल्कि कुछ उसके पास भी प्रकट हुए, लगातार उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए। लियू गुआन यी, तुमने घमंड किया और बेशर्मी से डींग मारी। ये इसलिए था कि मैं तारा के टुकड़ों को वापस लूं ताकि मुझे उन्हें फिर से बिछाना पड़े। तुम्हारी साजिश काफी गहरी थी, लगभग सभी को ये विश्वास दिला दिया कि तुम बेहद घमंडी हो। दुर्भाग्य से मैं अब वो व्यक्ति नहीं हूं जो मैं कुछ साल पहले था। कुछ साल पहले मैंने अपने अमर हत्यारा कदम की इस कमजोरी को सुधार लिया था। ये शुरुआत में वास्तव में कुछ कमजोर है, लेकिन तुम्हारे तरीके मुझे रोकने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब तुम इस स्थिति को हल करने के लिए क्या उपयोग करोगे? एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। फैंग युआन ने अपने शरीर को हिलाया, अपने पंजे लहराए और अनगिनत तारा के टुकड़ों को नष्ट कर दिया। तारा का मलबा चारों ओर उड़ने लगा। ड्रैगन की शक्ति प्रभावशाली थी, इसकी गति विशेष रूप से आश्चर्यजनक थी। दुर्भाग्य से देखने वाले अमरों ने इस मजबूत गति में कमजोरी को भांप लिया। फैंग युआन उन्मत्त रूप से हमला कर रहा था, लेकिन ये लुई क्यूनजिंग दूर था, अपनी बाहें सीने के सामने मोड़कर देख रहा था, तारा के टुकड़ों को आराम से नियंत्रित करते हुए। जैसे जैसे समय बीत रहा था, ये लुई क्यूनजिंग के चारों ओर चक्कर लगाने वाले तारा के टुकड़ों की संख्या बढ़ती जा रही थी। लियू गुआन यी हार गया। अमर वांग ने इस दृश्य को देखकर निर्णायक रूप से कहा। ज़्वे वुहेन ने कुछ नहीं कहा, मन ही मन सोचते हुए, ताकत के आधार पर एल्डर लियू गुआन यी वास्तव में शक्तिशाली हैं, एल्डर हाओ झेन और एल्डर चो लाओ वू के समान स्तर पर। लेकिन ये लुई क्यूनजिंग की तुलना में अभी भी एक अंतर है। चूडू अभी भी भौएं सिकोड़े हुए था। फैंग युआन ने जो ताकत दिखाई वो उसकी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थी, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि फैंग युआन के पास एक तुरुप का पत्ता है और वो अभी भी फैंग युआन पर भरोसा रखता था और युद्ध के अंत तक वो अपनी अपेक्षाएं बनाए रखने का विकल्प चुनता था। ये लुई जियाओ जिन ने गोल्डन डॉन हॉल के प्रवेश द्वार पर जोर से हंसा और चिल्लाया, वो लियू गुआन या जो भी है, अब तुम चिल्ला क्यों नहीं रहे? चलो, डींग मारते रहो। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारे कबीले का लॉर्ड क्यूनजिंग तुम्हारे मुकाबले में नहीं है? क्या तुमने नहीं कहा था कि उसके साथ लड़ना तुम्हारे दर्जे को कम करेगा? अब तुम बोल क्यों नहीं रहे? बस चिल्लाना जानते हो, तुम क्या निकालना चाहते हो? प्राचीन तलवार ड्रैगन ने गुस्से में दहाड़ा, तारा के टुकड़ों को नष्ट करते हुए। फैंग युआन के गुस्सैल मिजाज को भापते हुए ये लुई जियाओ जिन फिर से हंसा। चू संप्रदाय का दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग बस इतने ही स्तर का है। निष्पक्षता में उसके पास कुछ ताकत तो है। क्या तुमने गिना कि उसने कितने तारा के टुकड़े नष्ट किए हैं? लेकिन ये बेकार है। ये लुई क्यूनजिंग का प्रभुत्व बढ़ रहा है। पहले लियू गुआन यी की हिचकिचाहट ने युद्ध का फैसला कर दिया। ये उसकी एकमात्र गलती थी, लेकिन इसे ये लुई क्यूनजिंग ने पूरी तरह से उपयोग किया। इसके बारे में सोचें तो ये भी अजीब नहीं है। चू संप्रदाय क्या है?
वे हमारे महान हुआंग जिन बलों के बराबर कैसे हो सकते हैं? उनके दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग में ऐसी युद्ध शक्ति है, चू डू को गलत निर्णय लेने वाला नहीं माना जा सकता। धार्मिक मार्ग के गुअमर गोल्डन डॉन हॉल के अंदर शराब पी रहे थे और आनंद ले रहे थे। माहौल आरामदायक था। ये लुई हुई होंग ने अपनी दाढ़ी सहलाई, उनके चेहरे पर मुस्कान और चमकीली हो गई थी, लेकिन उसी समय उन्होंने बोलना नहीं भूला और ये लुई क्यूनजिंग को याद दिलाया, उसके ड्रैगन सांस से सावधान रहो। प्राचीन तलवार ड्रैगन का सबसे मजबूत हथियार उसकी सांस है। अब तक उसने एक बार भी सांस नहीं छोड़ी है। ये लुई क्यूनजिंग ने हल्के से सिर हिलाया। यहां तक कि ये लुई हुई होंग की याद दिलाने के बिना वो पहले से ही इस बारे में चिंतित था। विशेषज्ञ वे केवल ताकत से तय नहीं होते, बल्कि युद्ध के दौरान उनकी मानसिक स्थिति से भी। निस्संदेह ये लुई क्यूनजिंग जिसने कई हार झेली थीं, उसकी मानसिकता बहुत अच्छी थी। वो एक ऐसा विशेषज्ञ था जिसने कठिन प्रशिक्षण, असफलताओं और हारों का सामना किया था। उसकी नींव बहुत ठोस और स्थिर थी। हालांकि ये लुई क्यूनजिंग पीछे नहीं हटा। अभी वो फैंग युआन से काफी दूर था, लगभग युद्ध के मैदान के विपरीत छोर पर। ये लुई क्यूनजिंग ने अपने चारों ओर चक्कर लगाने वाले तारा के टुकड़ों को देखा और सोचा, मेरे पास 100 तारा के टुकड़े मेरी रक्षा कर रहे हैं। यहां तक कि अगर चू डू स्वयं आता है तो मैं कुछ समय तक टिक सकता हूं। इस लियू गुआन यी की तो बात ही छोड़ दें। डोंगफांग चांगफैन, तुम शायद मर चुके हो, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए मायार्ड स्टार फायरफ्लाइज की प्रतिष्ठा को बनाए रखने दे। आखिरकार मेरे अमर हत्यारा कदम को तुम्हारा मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। जब अधिकांश गु अमरों को लगा कि युद्ध का फैसला हो चुका है, तभी अचानक एक बदलाव आया। तलवार पलायन अमर गु। अचानक फैंग युआन ने 7वें रैंक का तलवार पलायन अमर गु सक्रिय किया। अभी वो प्राचीन तलवार ड्रैगन में बदल गया था। उसके परिवर्तन पथ के दाव निशान तलवार पथ के दाव निशानों में बदल गए थे और उसकी तलवार भौहें अमरगु की खेती के साथ उसके तलवार पथ के दाव निशान पहले से ही 10,000 की संख्या तक पहुंच चुके थे। 1,000 दाव निशान एक अमरगु की शक्ति को दोगुना कर सकते थे। 10,000 दाव निशान 10 गुना शक्ति जोड़ सकते थे। तलवार पलायन अमरगु पहले से ही 7वें रैंक के अमरगु में एक असाधारण गतिगु कीड़ा था। अब उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई थी। उसी समय प्राचीन तलवार ड्रैगन की अपनी गति को भी गणना में लिया जाना था। तलवार ड्रैगन के पास मजबूत लंबी दूरी के हमले नहीं थे, लेकिन स्थिर अवस्था से उनकी गति का विस्फोट आश्चर्यजनक था। प्राचीन तलवार ड्रैगन, तलवार पलायन अमरगु और 10,000 तलवार पथ के दाव निशान जब एक साथ जोड़े गए तो फैंग युआन को तुरंत अपनी जगह से गायब होने दिया। इससे पहले कि कोई अमर प्रतिक्रिया दे पाता, वो पहले से ही पूरे युद्ध के मैदान को पार कर चुका था और ये लुई क्यूनजिंग के सामने प्रकट हो गया था। इस पल में ये लुई क्यूनजिंग का चेहरा अभी भी एक रणनीतिक और विजयी मुस्कान पर रुका हुआ था, लेकिन उसकी पुतलियां सुई के आकार तक सिकुड़ गई थीं, क्योंकि वो अत्यधिक भय के साथ एक विशाल तलवार ड्रैगन के सिर को देख रहा था जो उसकी पूरी दृष्टि को भर रहा था। उसके दिमाग में केवल एक विचार था, असंभव। मेरे तारा के टुकड़ों की उड़ान की प्रक्षेप वक्र अत्यंत गहन है और मायार्ड स्टार फायरफ्लाई से प्रेरणा लेते हैं, वो इसे कैसे भेज सकता है? ये लुई क्यूनजिंग का जीवन का अंतिम विचार था। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। पिछले पल में प्राचीन तलवार ड्रैगन अभी भी तारा के टुकड़ों से कसकर घिरा हुआ था। वो इधर उधर भाग रहा था, बार बार दहाड़ रहा था, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था। पिछले पल में ये लुई क्यूनजिंग अभी भी युद्ध के मैदान के दूसरे छोर पर था। तारा के टुकड़े उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे जैसे वो तारों का स्वामी हो। पिछले पल में लगभग सभी गु अमरों को लगा कि ये लुई क्यूनजिंग के पास पहले से ही जीत है और युद्ध का फैसला हो चुका था, क्योंकि वे उस दृश्य से बहुत परिचित थे जो उनके सामने खुल रहा था। इससे पहले 5 गु अमरों को जिन्हें ये लुई क्यूनजिंग ने लगातार हराया था, वे सभी इसी स्थिति में थे। हालांकि इस दुनिया में अवचेतन पूर्वाग्रह का कोई अध्ययन नहीं था, इन गु अमरों की सोच की प्रक्रिया इस पल में लगभग एक समान थी। फिर अगले पल में फैंग युआन ने अचानक तलवार पलायन अमरगु का उपयोग किया, तुरंत एक अत्यंत भयानक गति से फूट पड़ा। अगले पल में प्राचीन तलवार ड्रैगन ने अपने रास्ते में बाधा डालने वाले सभी तारा के टुकड़ों को नष्ट कर दिया और ये लुई क्यूनजिंग के सामने पहुंच गया। उसने अपना मुंह खोला और सांस छोड़ी, ड्रैगन सांस। जबकि ये लुई क्यूनजिंग अभी भी अपनी रक्षात्मक विधियों पर विश्वास रखता था, उसका पूरा सिर तुरंत कट गया था। मानव शरीर कमजोर था और इसमें कई घातक क्षेत्र थे। एक बार सिर कट जाए तो वे मर जाते थे। भले ही वे अमर ज़ॉम्बी में बदल जाएं, उनका सिर अभी भी एक कमजोर बिंदु था। ये लुई क्यूनजिंग तुरंत मर गया। फैंग युआन ने सुचारू रूप से उसके शरीर को पकड़ लिया। ये लुई क्यूनजिंग की आत्मा का एक हिस्सा भी कट गया था और इससे पहले कि वो उसके भौतिक शरीर से भाग पाती, फैंग युआन ने पहले से ही उसे अपने अमर छिद्र में संग्रहित कर लिया था। पूरी प्रक्रिया अत्यंत तेजी से चली। फैंग युआन पहले से ही लंबे समय से साजिश रच रहा था। तलवार पलायन को सक्रिय करना, हमला करना, अपनी ड्रैगन सांस का उपयोग करना और शव को प्राप्त करना। पूरी प्रक्रिया में 4 क्रियाएं शामिल थीं। लेकिन फिर भी
फैंग युआन ने इन 4 क्रियाओं को पूरा करने के बाद उसका पूरा ड्रैगन शरीर पहले से ही युद्ध के मैदान से बाहर निकल चुका था, कई दूर पहुंच चुका था। कोई महसूस कर सकता था कि उसकी गति कितनी भयानक थी। अगर ये मानव शरीर होता तो ये शायद पहले से ही ऐसी तीव्र गति से लाए गए विशाल दबाव से फट चुका होता। सौभाग्य से फैंग युआन ड्रैगन में बदल चुका था, लेकिन फिर भी जब वो हमला कर रहा था, फैंग युआन को काफी दबाव महसूस हुआ। उसकी दृष्टि पहले से ही धुंधली हो चुकी थी। अगर उसके पास मानव आंखें होती तो वे ऐसी गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पाती, लेकिन फैंग युआन की आंखें अब ड्रैगन आंखें थीं, फिर भी उसकी आंखों के लिए इस गति से सामना करना मुश्किल था। इस गति पर यहां तक कि फैंग युआन को लगा जैसे वो इसे बनाए नहीं रख सकता। अगर मुझे इस गति से चलना है तो मुझे अपनी सारी ऊर्जा और एकाग्रता अपने शरीर को नियंत्रित करने में लगानी होगी, अन्यथा अगर मेरी दिशा में कोई विचलन होता है तो कौन जानता है कि अगले पल मैं चोटियों से टकराऊं या जमीन से। ये गति बहुत तेज है, एक पल मैं अभी हवा में हूं और अगले पल मैं पहले से ही कई ली दूर हूं। फैंग युआन ने अपने मन में सोचा। उसे याद आया जब उसने पहली बार संप्रभु अमर छिद्र प्राप्त किया था और दक्षिणी सीमा की टीले से टकराने का अभ्यास किया था। खुद को चक्कर आने के अलावा पूरा टीला और नीचे की नसें भी नष्ट हो गई थीं। ये गति एक पल की फूट के लिए काफी उपयुक्त थी, लेकिन वास्तव में ये युद्ध के दौरान बहुत व्यावहारिक नहीं थी। एक बार फैंग युआन अपनी सबसे तेज गति का उपयोग करता तो उसे अपनी सारी ऊर्जा और एकाग्रता प्राचीन तलवार ड्रैगन शरीर को नियंत्रित करने में लगानी पड़ती। इस तरह वो केवल कुछ सरल क्रियाएं कर सकता था या शायद परिवर्तित तलवार ड्रैगन शरीर पर निर्भर रहता। अगर ऐसा होता तो ये काफी खतरनाक होता, क्योंकि हालांकि फैंग युआन के पास प्राचीन तलवार ड्रैगन रूप में मजबूत और ठोस शरीर होता, संप्रभु अमर शरीर की विशेषता की गैर विरोधी दाव निशान अभी भी मौजूद रहते। प्राचीन तलवार ड्रैगन परिवर्तन मजबूत हमले और कमजोर रक्षा का एक क्लासिक मामला है। इसके अलावा इसके हमले और रक्षा के बीच एक चरम असंतुलन है। सौभाग्य से मैं इस बार वास्तव में सफल हुआ और ये लुई क्यूनजिंग को मार डाला। मेरी किस्मत काफी अच्छी है। पहले मुझे कुछ और सोचने से पहले इस अमर छिद्र को संलग्न करने के लिए एक जगह ढूंढनी होगी। फैंग युआन वापस नहीं लौटा, सीधे ब्लड प्लेन से दूर उड़ गया। दोनों पक्षों के गु अमरों ने उसके आकृति को स्तब्ध होकर देखा जब तक वो क्षितिज में गायब नहीं हो गया। अमरों ने गंदे युद्ध के मैदान को देखा जिसमें अनगिनत तारा का मलबा था, साथ ही कई तारा के टुकड़े अभी भी हवा में उड़ रहे थे। तब जाकर उन्हें अचानक एहसास हुआ, लियू गुआनयी, उसने ये लुई क्यूनजिंग को मार डाला। अविश्वसनीय, ये एक सपने जैसा है। बहुत तेज, हम ऐसी गति पर बस प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। धार्मिक मार्ग या चूडू के पक्ष के बावजूद वे सभी चर्चा में शोर मचा रहे थे। गु अमरों ने अपनी आवाजों को गुप्त रूप से नहीं भेजा, बल्कि सीधे बोला, जैसे वे केवल बोलकर अपने दिलों में संदेह को निकाल सकते थे। ये लुई जियाओ जिन गोल्डन डॉन हॉल के प्रवेश द्वार पर स्तब्ध खड़ा था, एक मूर्ति की तरह। ये लुई क्यूनजिंग के फैंग युआन द्वारा मारे जाने से कुछ पल पहले वो अभी भी चिल्ला रहा था और फैंग युआन का मजाक उड़ा रहा था। अब उसके बोले गए ये शब्द, साथ ही उसके कार्य ऐसे लग रहे थे जैसे थप्पड़ जो उसके चेहरे पर बार बार और जोर से लग रहे थे। वो हिल गया था और स्तब्ध था, इस तथ्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये लुई हुई होंग भी अपनी सीट से खड़े हो गए। उनका हाथ अभी भी शराब का कप पकड़े हुए था और उनकी दाढ़ी शराब के छलकने से गीली हो गई थी। ये लुई क्यूनजिंग के फैंग युआन द्वारा मारे जाने से ठीक पहले का पल वो बैठे थे और शराब का कप अपने होठों तक ले जा रहे थे। लेकिन घटना होने के बाद ये लुई हुई होंग सदमे से अनजाने में खड़े हो गए। अपने हाथ में शराब के कप की परवाह नहीं की, शराब को अपनी दाढ़ी, गर्दन और कपड़ों पर छलकने दिया। ये लुई क्यूनजिंग मर चुका था। ये लुई कबीले का एक विशेषज्ञ, उत्तरी मैदानों का एक प्रसिद्ध गु अमर, ये लुई क्यूनजिंग मर चुका था। उसकी मौत इतनी अचानक थी कि कोई संकेत नहीं था। अगर ये लुई जियाओ जिनको ये लुई कबीले की भविष्य की आशा कहा जाता था, तो ये लुई क्यूनजिंग कबीले का वर्तमान स्तंभ था। लेकिन वो मर चुका था, उसका जीवन यहां समाप्त हो गया। ये लुई हुई होंग और ये लुई जियाओ जिनके लिए एक अत्यंत भारी प्रभाव था, और पूरे ये लुई कबीले के लिए भी ये एक अत्यंत बड़ा नुकसान था। भयानक, बहुत शक्तिशाली। वो वास्तव में चू संप्रदाय का दूसरा सर्वोच्च बुजुर्ग है। ऐसी आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति चूडू को वास्तव में प्रतिभा की पहचान है। मैंने अभी लियू गुआनयी को कम आंका था, मेरी समझ अभी भी बहुत सतही है। चूडू के पक्ष के गु अमर सभी खुशभाव दिखा रहे थे। हालांकि वे फैंग युआन को पसंद नहीं करते थे, युद्ध उपलब्धि उनके सामने प्रदर्शित थी। फैंग युआन ने उनकी कठिन समस्या ये लुई क्यूनजिंग को हमेशा के लिए हल कर दिया था। अब से उत्तरी मैदानों के गु अमर दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा। अद्भुत। एल्डर लियू ने दूसरे पक्ष को उकसाने के लिए एक दिखावटी रवैया अपनाया। फिर युद्ध के दौरान उसने दुश्मन को धीरे धीरे सुरक्षा की झूठी भावना में फंसाया। उसके पास स्पष्ट रूप से ऐसी ताकत है, लेकिन उसने खुद को अंतिम पल तक रोके रखा जब उसने घातक प्रहार किया। ज़्वे वुहेन ने एक लंबी सांस ली। वो पूरी तरह से आश्वस्त था।
ऐसा मोड़ उसे फैंग युआन की पूरी तरह से प्रशंसा करने पर मजबूर कर गया। मैं कितना हास्यास्पद था। मैं अभी भी सोच रहा था कि एल्डर लियू कुछ खास नहीं है। सिग, अगर मैं एल्डर लियू का दुश्मन होता तो शायद मैं बिना जाने कि कैसे मर जाता। मैं अभी भी बहुत अनुभवहीन हूं। सबको ध्यान देना चाहिए, ये लियू गुआन ये अत्यंत चालाक है। भविष्य में उससे मिलने पर सतर्क रहें। गोल्डन डॉन हॉल के अंदर नू एर्गो ने गंभीर भाव से कहा, लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए। अभी जैसे ही उन्होंने फैंग युआन के प्रदर्शन को याद किया, वे सभी को लगा कि फैंग युआन अत्यंत कपटी और चालाक था। युद्ध से पहले का घमंड और युद्ध के दौरान का कमजोर प्रदर्शन सिर्फ छलावा था, ताकि वो अंत में सबसे घातक हमला कर सके। उसने लापरवाही से कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन जब उसने उठाया तो सभी को हिला दिया। पिंगजी, अगर तुम भविष्य में इस लियू गुआन यी से अकेले मिलते हो तो बेहतर होगा कि तुम उससे बचो और पीछे हट जाओ। नियान एर यीफांग ने अपने कबीले की भविष्य की आशा को देखा और चिंता से बोला। नियान एर पिंगजी ने सिर हिलाया। हाँ, मैं समझता हूं। मैं अभी केवल एक स्वॉर्ड चाइल्ड हूं। जब मैं भविष्य में स्वॉर्ड मास्टर बनूंगा और 7वें रैंक तक खेती करूंगा तो मैं निश्चित रूप से इस एल्डर लियू गुआन यी के साथ एक उचित लड़ाई करूंगा। धार्मिक मार्ग के गु अमर एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये लुई क्यूनजिंग की दुखद मौत हुई। पूरा युद्ध लियू गुआन यी के कब्जे में था। जो हमने और ये लुई क्यूनजिंग ने महसूस किया और देखा, वो सब सिर्फ उसका छलावा था। सिग, किसने सोचा होगा कि उसके पास ऐसी ताकत है? एल्डर, ये लुई हुई होंग, खुद को दोष मत दो। हम निश्चित रूप से आने वाले युद्धों में ये लुई कबीले के लिए बदला लेंगे। ये लुई हुई होंग पहले से ही होश में आ चुके थे। उनके मन में एक बात थी जो वे समझ नहीं पा रहे थे। लियू गुआन यी कैसे ये लुई क्यूनजिंग के असंख्य तारा के टुकड़ों की भारी रक्षात्मक रेखाओं को आसानी से भेज सका। उन्होंने ये लुई क्यूनजिंग के साथ कई बार अभ्यास किया था और वे बहुत स्पष्ट थे कि रक्षात्मक रेखाओं में कितनी शक्ति थी। ये संदेह ये लुई हुई होंग के दिल पर छाया हुआ था, जैसे एक भारी काली धुंध। उन्होंने 2 बड़ी सांसें लीं। उनका चेहरा अभी भी पीला था, लेकिन उन्होंने जबरन खुद को शांत किया, क्योंकि अभी वे पूरे ये लुई कबीले का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। अगर उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता तो पूरा ये लुई कबीला अपमानित होता। लेडी गोंग वॉन्टिंग, ये लुई हुई होंग ने मुख्य सीट की ओर गहरा झुकाव लिया। मेरे कबीले का ये लुई क्यूनजिंग शुद्ध होंग जिन रक्तरेखा का है, यहां अपना जीवन बलिदान करना उसके लिए भी एक गौरव है। वो हमारे होंग जिन रक्तरेखा का नायक है। लेकिन अब उसका शव अभी भी उसके हत्यारे के हाथों में है। उसकी आत्मा भी शायद अभी जीवित हो। मैं ईमानदारी से अनुरोध करता हूं कि आगे आकर क्यूनजिंग के शव और उसकी आत्मा को प्राप्त करूं। बेशक, गोंग वानटिंग ने नरमी से सहमति दी। उनका रवैया सीधा और स्पष्ट था। दोनों पक्षों द्वारा पहले निर्धारित नियमों के अनुसार वे शवों का आदान प्रदान कर सकते थे, लेकिन अभी फैंग युआन पहले से ही ये लुई क्यूनजिंग के शव के साथ कौन जानता कहां भाग चुका था। भले ही धार्मिक मार्ग के गुअमर उसे पीछा करना चाहते, वे बहुत देर कर चुके थे। इस प्रकार गोंग वानटिंग ने सीधे चूडू से पूछा। चूडू भी फैंग युआन के सीधे प्रस्थान से आश्चर्यचकित था और पहले से ही एक पत्र भेजकर पूछ चुका था। फैंग युआन के पास ऐसी ताकत थी, चूडू को अभी भी उस पर निर्भर रहना था। जैसे ही गोंग वानटिंग ने पूछा, चूडू को संयोग से फैंग युआन का जवाब उसके अमर छिद्र में प्राप्त हुआ। मुझे ये लुई क्यूनजिंग के शव का बड़ा उपयोग है। भाई चू, अगर तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है तो बस मुझे चू संप्रदाय से निकाल दो। ये 2 सरल वाक्य थे, लेकिन उन्होंने फैंग युआन के दृढ़ और अटल रवैये को व्यक्त किया। चूडू ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन गोंग वानटिंग से शांतिपूर्वक बोला, फेरी, तुम निश्चिंत रह सकती हो। ये लुई क्यूनजिंग के शव की ठीक से रक्षा की जाएगी। मैंने पहले से ही अपने संप्रदाय के दूसरे सर्वोच्च बुजुर्ग को सूचित कर दिया है, लेकिन शव के बदले में तुम्हारे पक्ष को कीमत चुकानी होगी। सब कुछ चर्चा की जा सकती है। ये लुई हुई होंग ने तुरंत सहमति दी। उनका रुख स्पष्ट था। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।